हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी माँ, एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसने खुद के हाथों से अपने ही इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वो इकलौता बेटा जो उसके जिगर का टुकड़ा था, कभी क्यों उसका दुश्मन बन गया और क्यों उसने ऐसा भयावह कदम उठाया, यही आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ सूचना सेठ के बारे में। एक ऐसी महिला जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जो साइंटिस्ट थी, जो एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ भी थी, जिसे ना पैसे की कमी थी, ना ही उसके पास नाम की कमी थी। वो सब कुछ कमा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा भयावह कदम उठाया, एक ममता को संसार करने वाला काम किया। ऐसा क्यों उसने किया, यही आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक ऐसी महिला जिसकी परवरिश काफ़ी अच्छे ढंग से हुई थी, उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी की थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसका जन्म जो है सबसे पहले बता दें कि कोलकाता में हुआ था, लेकिन उसकी स्टडी के दौरान वो काफ़ी अच्छा जो रुझान था उसकी कैरियर बनाने में थी। वो आईटी कंपनी में काफ़ी अच्छे पद पे पहुंच गई थी और उसके बाद उसने अपनी शादी भी अपनी मर्जी से की थी। 2010 में जो सूचना सेठ है उसने अपनी शादी की थी और अपने ही पहचान के लड़के से अपनी रजामंदी से की थी। 2010 के बाद उसकी शादी में कोई परेशानी नहीं थी। वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में थी और शादी के करीब 9 साल के बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। एक ऐसी किलकारी, एक ऐसा इकलौता बेटा उसकी कोख से जन्मा जो उसके जिगर का टुकड़ा था। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तब भी कोई परेशानी उसकी शादीशुदा जिंदगी में नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ उसकी वैवाहिक जिंदगी काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी। पति से अनबन रहती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अपने पति को नापसंद करने लग गई। जो सूचना सेठ है उसका बच्चा 2019 में हुआ था और 2020 आते आते उसका तलाक भी हो गया। यानी उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपने पति से दूर रहना है। उस समय तक उसका बच्चा 1 साल का हो चुका था। जज साहब ने आपसी रजामंदी से उसके तलाक को मान्यता दे दी, लेकिन फ्रेंड्स साथ ही साथ एक और फरमान सुनाया कि उसका बच्चा उसके पति से हर संडे को मिल सकता है और उसके साथ टाइम भी बिता सकता है। 2020 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा अपने पिता से मिलता था, वो काफ़ी खुश रहता था और उस दौरान सूचना सेठ का जो पति था वो भी बहुत खुश रहता था। दोनों की ही आपसी में जो बॉन्डिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि उसकी माँ को यहीं से परेशानी शुरू हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके पति से मिले और उसके साथ समय बिताए, और वो ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे कि ये संभव हो जाए कि उसका बच्चा उसके पति से दूर हो जाए, और पति को भी एक ऐसा बड़ा झटका देना चाहती थी, एक ऐसा बड़ा जख्म देना चाहती थी जो जीवन भर उसके साथ ही रहे और उसका पति खुश न रह सके। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और ये प्लान उसने 6 जनवरी की तारीख को चुना, 6 जनवरी 2024। ऐसा उसने इस डेट को इसलिए चुना क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उसका जो पति है वो भी एक बहुत ही अच्छे कंपनी में काम करता है और किसी काम के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ा और उन विदेश यात्रा के दौरान वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकते थे। तो इस वजह से उसने इस समय प्लान बनाया कि उसका पिता अपने देश में है नहीं, इंडिया में है नहीं, तो ये काम वो काफ़ी आसानी से कर पाएगी। उसने 6 जनवरी को अपने आप को गोवा जाने के लिए और अपने बच्चे को गोवा जाने के लिए तैयार किया। गोवा एक ट्रिप प्लान करके वो गई थी। 6 जनवरी को उसने गोवा में विजिट किया और एक होटल का कमरा उसने 2 दिनों के लिए बुक करा लिया। 7 जनवरी को वो अपने बच्चे के साथ सीसीटीवी में दिखाई दे रही है कि गोवा घूमने भी गई थी वो। लेकिन 8 तारीख को अचानक उसने 1 बजे रात में होटल के मैनेजर को कॉल किया और बोला कि एक कैब बुक करो, मुझे बेंगलुरु वापस जाना है, क्योंकि वो बेंगलुरु से ही गोवा आई थी। जब होटल के मैनेजर ने ये बात सुनी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि रात को एक महिला जो अकेली है ट्रैवल करेगी और उसे इतनी दूर ट्रैवल करना है, करीब 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा था बेंगलुरु का डिस्टेंस गोवा से। सो फ्रेंड्स उसने बोला कि आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि आप फ्लाइट बुक करा लें, कैब से आपको टाइम लग सकता है। लेकिन महिला ने मैनेजर को कन्विंस किया कि मुझे रास्ते में कुछ काम है, आप फटाफट से एक कैब बुक कर दीजिए। होटल के मैनेजर ने एक कैब बुक कर दिया और महिला रात को 1 बजे वहाँ से निकल जाती है।
महिला के साथ एक सूटकेस होता है लेकिन उसका बच्चा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। बात तब शुरू होती है जब महिला होटल से निकल जाती है और होटल के कमरे की सफाई करने के लिए स्टाफ होटल के कमरे में जाता है। उसे ब्लड के कुछ स्टेन दिखाई देते हैं और वो भांप लेता है कि इस कमरे में कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। होटल का रूम सर्विस स्टाफ अपने मैनेजर को अवगत कराता है कि इस रूम में ब्लड के स्टेन मिले हैं, आप तुरंत ही पुलिस से संपर्क करिए और उन्हें यहाँ बुला लीजिए। होटल का मैनेजर अपनी समझदारी से जल्द ही पुलिस स्टेशन पे कॉल करते हैं और पुलिस कांस्टेबल उस होटल में फटाफट आ जाते हैं। जब वो रूम में खुद जाकर चेक करते हैं तो उन्हें भी ये अंदाजा हो जाता है कि ये ब्लड के स्टेन है। उसके बाद होटल मैनेजर से उस ड्राइवर का, जो कैब ड्राइवर उस महिला को लेकर के गया है, उसके नंबर को निकाला जाता है। जब पुलिस कांटेक्ट करती है उस ड्राइवर के साथ तो ड्राइवर ये बताता है कि मैं कर्नाटक में एंटर कर चुका हूँ। तब होटल के जो स्टाफ होते हैं और मैनेजर होते हैं और जो पुलिस होते हैं, तो पुलिस की कन्वर्सेशन उस समय जो कैब ड्राइवर था उसके साथ होती रहती है और पुलिस कैब ड्राइवर को बोलते हैं कि क्या आपके साथ वो महिला है जिसे आप कैब में लेकर के गए हो? तो वो कहता है कि हाँ जी हाँ, वो महिला हमारे ही गाड़ी में है। तब पुलिस स्टाफ उस महिला को फ़ोन देने के लिए कहते हैं। जब महिला बात करती है पुलिस कांस्टेबल से तो पुलिस का क्वेश्चन होता है कि आप होटल में एक बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जाते वक्त आप काफ़ी अर्जेंट में थी और केवल बैग लेकर के गई, आपका बच्चा कहाँ पे है? तब महिला घबराती नहीं है और काफ़ी प्लानिंग के साथ जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उन्हें ये कहती है कि मडगांव, जो गोवा में ही एक जगह है, वहाँ पे उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया है। जब पुलिस ये बात सुनते हैं तब वो आराम से अपने आप को सुनिश्चित करते हैं कि हाँ ठीक है, उनका बच्चा किसी रिश्तेदार के यहाँ था। वो उस समय शक की भावना से उस महिला को नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खटास होती है, एक ऐसी बात रहती है कि मैं क्यों ना परीक्षण कर लूँ उस एरिया में जा कर के जहाँ पे उसने एड्रेस मुझे अवगत कराया है। तो वो एक पुलिस कांस्टेबल को उस एरिया में भेज देते हैं मडगांव में, लेकिन जो एड्रेस उस महिला ने दिया था वो फेक होता है। ऐसा कोई भी हाउस नंबर उस मडगांव के विलेज में या फिर जगह पे नहीं मिलता है। फिर जो है वो कांस्टेबल वापस से अपने जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं उन्हें बताता है कि ये फेक है, जो एड्रेस दिया गया है ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं मिला है। फिर वापस से पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं वो कैब ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं कि जो महिला आपके साथ ट्रैवल कर रही है उन्हें जल्द से जल्द किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे ले जाए और उस महिला को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। वो ये भी अवगत कराते हैं कि होटल से वो महिला किसी बच्चे के साथ आई थी, लेकिन बच्चे के साथ वो बाहर नहीं गई है और जो भी वहाँ का दृश्य था रूम का वो सब कुछ उसको अवगत करा देते हैं। जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है और पुलिस की बात तुरंत समझ लेता है और कैब ड्राइवर अपनी सूझबूझ से बिना किसी देरी के जो कर्नाटक का आई मंगला पुलिस स्टेशन है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था उसके, वहाँ पे वो तुरंत अपनी गाड़ी को रन करता है और जा करके पुलिस चौकी के अंदर रोक देता है। महिला को समझ पाती इससे पहले ही कैब ड्राइवर नीचे उतरता है और वहाँ के पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उस थाने के, उनको जा कर के बोलता है कि मेरी गोवा पुलिस से बात हुई है, गोवा पुलिस ने आपके पास आने को कहा है, मेरी गाड़ी में एक महिला है और ऐसी ऐसी परिस्थिति बन रही है, आप गोवा पुलिस से तुरंत संपर्क करिए। जैसे ही गोवा पुलिस से कर्नाटक पुलिस संपर्क करती है, कर्नाटक की पुलिस को सब कुछ बात समझ में आ जाती है। वो तुरंत ही महिला को अरेस्ट करती है गाड़ी से और महिला से पूछती है कि आप अपनी जो बैग लेकर के आई हैं होटल से उसकी जांच कराइए, उसे चेक कराइए, उसे खोलने के लिए कहती है। महिला पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन फिर उससे बैग खोलना ही पड़ता है। बैग के ऊपरी लेयर पे केवल कपड़े ही कपड़े थे, लेकिन अंदर उसका खुद का बच्चा बहुत ही अजीब परिस्थिति में कैसे भी ठूस कर उसने पैक किया था, वो मृत अवस्था में पड़ा होता है। वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं, जो पुलिस थाने पे पुलिस होते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं। बच्चा जीवित नहीं था तो तुरंत ही गोवा पुलिस को तुरंत बताया जाता है और गोवा पुलिस तुरंत कहती है कि बच्चे को किसी नज़दीकी अस्पताल में मॉर्चरी में भेज दीजिए और उस महिला को अरेस्ट करिए। हम जल्द ही अपनी टीम के साथ आपके पास आ रहे हैं और उस महिला को वहां से अरेस्ट करेंगे। उस महिला तक गोवा पुलिस पहुंच चुकी है, उसे ट्रांजिट रिमांड पे
जो वहाँ के न्यायालय हैं वहाँ पे पेश किया गया है और उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जब महिला से पूछा गया कि आपने ये सब क्यों किया है, आपने खुद के बच्चे को क्यों मारा, तो उसने अभी फ़िलहाल यही बताया है कि वो अपने पति से खुश नहीं थी और वो अपने फैमिली में किसी मैटर की वजह से जो अपने बच्चे और उसके पिता के आपसी जो खुशहाल परिस्थितियां बन रही थी उसे देखकर उसे काफ़ी जलन होती थी। वो अपने पति से किसी तरह के बदले को लेना चाहती थी। इस भावना में उसने अपने ही बच्चे को मार डाला। तो दोस्तों अभी भी वो महिला पुलिस कस्टडी में है और आगे जो कुछ भी इस केस में अपडेट आने वाली है वो ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।